सॉरगम सूडान ग्रास चारे की कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो इसे मुमताज करती हैं दूसरे चारा जात के मुकाबले में। जैसे मकई का साइलेज या मकई की फसल अगर आपने लेनी हो तो आपको इसको दरियाई पेट की जमीन चाहिए जिसमें pH 7.2 के करीब हो। अब इसके अंदर जो है वो दरमियानी और माठी जमीनें जो हैं उसके अंदर भी सॉरगम सूडान ग्रास बहुत ज्यादा अच्छी पैदावार देता है। इसके अंदर अगर थोड़ा सा कलराठापन भी आ जाए ये उसको भी बर्दाश्त कर लेता है और इसको पानी की उस तरह जरूरत नहीं है जिस तरह मक्की की फसल को जरूरत होती है। और चूंकि सॉरगम और सूडान ग्रास दोनों गर्म इलाकों की फसलें हैं इसलिए सख्त गर्मी के जमाने के अंदर भी इनकी पैदावार नहीं रुकती, इनकी ग्रोथ नहीं रुकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन और नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है हाफिज वसी टीवी यूट्यूब चैनल। सामीन, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जो है वो है मौत, और मौत से जरा पहले की जो हकीकत है उसका नाम है भूख। अब वो इंसान की भूख हो या जानवरों की भूख हो, आज का प्रोग्राम जानवरों की भूख के बारे में है। और इंसानों की भूख के बारे में बाबा फरीद ने कहा था कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक ते जे ना होवे 6वां ते 5 जांदे मुक। अब पाकिस्तान के अंदर जानवरों की तादाद भी उतनी है जितनी इंसानों की तादाद है। इंसानों की तादाद 22 करोड़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जानवरों की तादाद भी 22 करोड़ है। अब जब मैं देखता हूं कि हम इंसानों की फूड सिक्योरिटी यानी भूख का इलाज करने के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम अगर मुल्क के अंदर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाए तो फूड को इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन इन जानवरों की फूड सिक्योरिटी के बारे में हमें कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती। और जब मैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान का मैं हिसाब किताब पढ़ता हूं तो जितने हमारे पास जानवर हैं और जितना चारा उगाया जाता है उसके मुताबिक अगर पूरे चारा जात को मैं अपने जानवरों पर तकसीम करूं तो एक जानवर के हिस्से के अंदर 2 किलो चारा ही रोज आता है। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं। और रीजन उसकी यह है कि इंसान तो भूख की वजह से शोर मचा सकते हैं लेकिन जानवर बेचारा शोर भी नहीं मचा सकता। अब भूख का मामला और फूड सिक्योरिटी का मामला इतना इंटर रिलेटेड है कि आप अगर आर्मी को भी देखें, जब 2 आर्मीज की जंग हो रही होती है तो जो दुश्मन है वो सबसे पहले लड़ने वाली फौज की फूड की सप्लाई को रोकता है। अब उसके नतीजे के अंदर फतह और शिकस्त का इन्हिसार इसी बात पर है कि दूसरे दुश्मन की फौज की जो फूड सप्लाई है वो कितनी बरकरार रहती है या उसका ताल्लुक खत्म हो जाता है। हम कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि हमारे जानवरों की पैदावार कम क्यों है। मेरे नजदीक सिंगल जो रीजन है वो उनकी भूख है, और उस भूख का जो एनिमल फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर हमारा कुछ ना करना जो है वो उसकी सबसे बड़ी वजह है। तो सामीन, आज का प्रोग्राम है हमारे जानवर भूखे रहते हैं और ये पले पलाए जानवर जो हैं ये आपको सिर्फ शहरों के इर्द गिर्द, जिसे पेरी अर्बन एरिया कहते हैं, वहां आपको जानवर पले पलाए मिलेंगे या कारपोरेट सेक्टर में मिलेंगे। और उसके अलावा जो बेशुमार जानवर हैं वो बेचारे भूख का शिकार, कोई आधा भूखा होगा, कोई पूरा भूखा होगा। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपनी भूख का इजहार भी नहीं कर सकता। भूख का इजहार वो कैसे करेगा? वो ये कर सकता है कि अगर बैठ गया तो फिर उठेगा नहीं, आपका दूध घट जाएगा, बच्चे पैदा करना बंद कर देगा, रोज बरोज कमजोर होता जाएगा और आखिर के अंदर आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन ये एक साइड थी। मैं अब दूसरी साइड आपको बताना चाहता हूं और वो है एक कामयाब फार्मर की और एक कामयाब इंसान की। आज फरवरी का आखिरी दिन है और कल से मार्च शुरू हो जाएगा और ये बेहतरीन मौसम है आपके लिए, अपने जानवरों के लिए चारा जात उगाने के लिए। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान। जब मैं देखता हूं कि इस मौसम के अंदर हम कौन कौन से चारा जात हम उगा सकते हैं तो एक लंबी लिस्ट हमें नजर आती है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप जानते भी हैं। लेकिन आपने कभी हिसाब नहीं लगाया कि अगर मेरे पास 100 जानवर हैं तो मुझे पता होना चाहिए मेरा एक जानवर कितने किलोग्राम रोजाना चारा खाता है। उसको मैं 365 से ज़रब दूंगा और फिर मेरे पास जितने जानवर होंगे बच्चों समेत उससे मैं ज़रब दूंगा। ये है मेरे जानवरों की फूड सिक्योरिटी। और उसके साथ मैं 10% को ऐड करूंगा ताकि अगर खुदा न खास्ता कुछ हिस्सा खराब हो जाए तो मेरे जानवर जो हैं वो भूखे न रहें। ये जानवर जब उसका पेट भरा हुआ होता है मुंह ऊपर करके अपने मालिक के लिए दुआ करता है कि अल्लाह ताला मेरे मालिक के घर के अंदर बरकत अता फरमाए।
अब इस वक्त मौसम बहार शुरू है और आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि हमारे फार्मर्स को इस बात का शौक है कि हम जानवर रखें, लेकिन जितनी उसकी जमीन है उसकी कोशिश ये होती है कि वो कैश क्रॉप ज्यादा लगाए और चारा जात कम लगाए। अब दो चीजें मार्केट में आ गई हैं और वो मार्केट में जो चीजें आई हैं उसका नाम है हे, यानी खुश्क चारे को महफूज करके रखना और साइलेज तैयार करना। लिहाजा अब एक खुशखबरी और अच्छी बात वो ये भी है कि आप कैश क्रॉप की जगह पर अगर आप चारा जात को भी लगाएंगे तो वो भी कैश क्रॉप का काम देंगे। देखें आज का रेट साइलेज का क्या है और हे का क्या है, जरा पूछेंगे अपने दाएं बाएं से तो आपको पता चलेगा कि चारा लगाने के बाद भी आपको वो एकड़ उतने ही पैसे या उससे ज्यादा दे सकता है। एट द सेम टाइम वो आपके जानवरों की फूड सिक्योरिटी का भी जामिन है। इस वक्त इस मौसम में सबसे अच्छी जो फसलें लगाई जा सकती हैं उनमें से एक रोड्स ग्रास है और रोड्स ग्रास 5 साल तक चलता है। अच्छा फार्मर हो तो वो 10 साल तक भी चला सकता है। दूसरा जो है इस वक्त मकई के लिए, मकई का बहुत प्यारा सीजन है और आप साइलेज के लिए मकई लगा सकते हैं। इन दोनों के नंबर ऊपर चल रहे हैं, दोनों का बीज अवेलेबल है। तीसरी चीज जो है वो नेपियर हाइब्रिड ग्रास, उसका भी यही टाइम है, लेकिन चूंकि मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि जो यूट्यूब पर कह रहा है जब आपको माल सप्लाई हो वैसा ही हो, इसलिए अपनी जमानत के ऊपर आप उससे बात कर सकते हैं, बीज हासिल कर सकते हैं, कल में हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी जिम्मेवारी होगी। लेकिन मैं जिन लोगों का नाम लेता हूं उसका मतलब ये है कि मैंने इनको देखा है, मैं उनके सोर्स से बिल्कुल मुतमईन हूं और इसीलिए ये कार्य खैर के तौर पर मैं ये बात आपको आगे पहुंचा रहा हूं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे एक अल्फा है, पिछली मर्तबा हमने अल्फा का अमेरिका से बीज मंगवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ही आया उसी के साथ ही खत्म हो गया। ये मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ पर कितना एतबार किया। और ये मौसम भी, ये फरवरी का मौसम, इसके अंदर भी अल्फा लगाया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो बीज अवेलेबल नहीं है आपको सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए उसकी बात हम नहीं करते। अलबत्ता जिन लोगों ने पहले लगाई हुई है आप उसी को संभालें और उसी से ज्यादा पैदावार लें। आज का जो प्रोग्राम है वो सोरगम सूडान ग्रास के बीज के बारे में है। सोरगम सूडान ग्रास ये अमेरिका से इंपोर्टेड बीज है जो यहाँ अवेलेबल है, ऊपर टेलीफोन चल रहा है और आप फौरी तौर पर इनसे राब्ता करके वो बीज मंगवा सकते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि सोरगम सूडान ग्रास का क्रॉस क्या चीज है और सूडान ग्रास की पैदावार बहुत ज्यादा होती है और ये भी अफ्रीका से आई है। इन दोनों का क्रॉस अमेरिका ने करवा के एक ऐसा चारा तरतीब दिया है जिसके अंदर अच्छी ग़िज़ाइयत भी हो और जिसकी पैदावार भी ज्यादा से ज्यादा हो। ये बीज अवेलेबल है और पूरी मिकदार में मौजूद है। सोरगम सूडान ग्रास चारे की कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो इसे मुमताज करती हैं दूसरे चारा जात के मुकाबले में। जैसे मकई का साइलेज या मकई की फसल अगर आपने लेनी हो तो आपको इसको दरियाई पेट की जमीन चाहिए जिसमें pH 7.2 के करीब हो। अब इसके अंदर जो है वो दरमियानी और माठी जमीनें जो हैं उसके अंदर भी सोरगम सूडान ग्रास बहुत ज्यादा अच्छी पैदावार देता है। इसके अंदर अगर थोड़ा सा कलराठापन भी आ जाए ये उसको भी बर्दाश्त कर लेता है और इसको पानी की उस तरह जरूरत नहीं है जिस तरह मक्की की फसल को जरूरत होती है। और चूंकि सोरगम और सूडान ग्रास दोनों गर्म इलाकों की फसलें हैं इसलिए सख्त गर्मी के जमाने के अंदर भी इनकी पैदावार नहीं रुकती, इनकी ग्रोथ नहीं रुकती। सामीन, किसी भी चारे को सिलेक्ट करने से पहले मैंने आपको काफी नाम बताए हैं। नेपियर हाइब्रिड ग्रास भी बताया है, मैंने आपको रोड्स ग्रास भी बताया है, मैंने अल्फा भी बताया है, मैंने मकई भी बताई है, मैंने अब ये सोरगम सूडान ग्रास भी बताई है। किसी भी चारे को सिलेक्ट करने से पहले 3-4 चीजों को खास तौर पर देखा जाता है और वो क्या है। नंबर 1, जब आप कोई चारे को सिलेक्ट करें तो आप देख लें कि फी एकड़ पैदावार कितनी आती है। दूसरी चीज देखनी ये है कि वो हमारे पाकिस्तानी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो हमारी ज़मीनें हैं उसमें उसका उगाव और उसकी बढ़ोतरी कैसी है। और तीसरी चीज जो है उसमें देखने वाली वो ये है कि उसकी ग़िज़ाई सलाहियत क्या है, क्या उसमें उतनी प्रोटीन परसेंटेज और एनर्जी मौजूद है जो हमारे जानवरों को दरकार है। उसके बाद देखने वाली चीज है कि उसकी हाजमियत, डाइजेस्टिबिलिटी वो कितनी है, कि जिस तरह मैंने नेपियर हाइब्रिड ग्रास के बारे में बताया था कि उसकी पैदावार तो ज्यादा है लेकिन हाजमियत 50% के करीब है।
तो कोशिश करनी चाहिए कि उसकी हाजमियत जो है वो 60% से कम ना हो, और 70 और 75 हो तो बड़ी अच्छी बात है। वो उसको अच्छी फसल, अच्छा चारा उसको कहते हैं। और साथ साथ अब नई चीज आ गई है, वो ये चीज आ गई है कि जब मुझे जरूरत ना हो और चारा वाफर मिकदार में मौजूद हो और उग रहा हो और उसको मुझे काटना ही है, इसलिए कि मुझे अगला कट भी लेना है, तो या मैं उसका हे बना सकूं और या मैं उसका साइलेज बना सकूं। ये 4-5 खसूसियात जो है किसी भी चारे को सिलेक्ट करने से पहले अपने ज़हन में आपको अपने सामने रखनी चाहिए। अब ये सोरगम सूडान ग्रास जो अमेरिका में क्रॉस किया गया और वहीं से ये इंपोर्ट हुआ, इसकी खूबी ये है कि एक तो इसके लगाने का वक्त जो है वो काफी ज्यादा है, यानी आप फरवरी से लेके जुलाई तक आप काश्त कर सकते हैं। जिस आदमी ने फरवरी और मार्च में लगाया वो इसके 6 कट ले सकता है भरपूर, और जो हम आगे जाते जाएंगे इसके फिर कट घटते जाएंगे। अगर कोई जुलाई में लगाने वाला कहे कि मैं 6 कट ले सकता हूं, तो फिर फरवरी में लगाने वाले का क्या कसूर है। तो ये आप ज़हन में रखें कि आपने कब लगाना है। ये बेहतरीन टाइम है, इसका उगाव भी बेहतर होगा और ज्यादा से ज्यादा कट भी ले सकेंगे। और अगर जो 6 कट आपने लिए तो इसकी पैदावार 1800 मन तक हो सकती है। दूसरी बात, इसकी हाजमियत जो है 60 से 75% तक इसकी हाजमियत है। इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कब काटते हैं। इसका पहला कट जो है वो 50 दिन के बाद होगा, वो बेहतरीन कट है। उसके बाद हर कट जो है वो 30-35 दिन के बाद होगा। जब आप हिसाब लगाएंगे तो टोटल जाकर इसके 6 कट बनेंगे और ये आपको 1800 मन के करीब ये आपको टोटल पैदावार देगा। इसकी हाजमियत के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये अगर आपने उस वक्त काटा जो मैंने बताया 50 दिन के बाद और फिर 30-35 दिन के बाद, तो ये 60 और 70 के करीब होगा। जो ये पौधा बड़ा होता जाएगा इसकी हाजमियत कम होती जाएगी, इसकी प्रोटीन कम होती जाएगी। लिहाजा बेहतरीन टाइम ये है कि आप 50 दिन के बाद काटें, जिसे कहते हैं भरपूर जोबन। ये भरपूर जोबन के अंदर इसकी ग़िज़ाई वैल्यू भी ज्यादा होगी और वो 14-16% होगी, 14 से 16% तक। अब इसमें करना क्या है, आपने लगाना इसको ड्रिल के जरिए है। 10 किलोग्राम फी एकड़ काफी बीज है। उसके बाद चूंकि ये हाइब्रिड है और ये कटता जाएगा और बिफरता जाएगा और बढ़ता जाएगा, आपने शुरू में डीएपी की एक बोरी डालनी है, दैट्स ऑल। उसके बाद जब आप लगाएंगे और ये फसल ऊपर उठना शुरू हो जाएगी, 1 बोरी यूरिया या 2 अमोनियम सल्फेट की बोरियां डालनी है इसके अंदर। और साथ में जब ये 20 दिन का हो जाए तो आपने सुगराब की 1 बोतल का इस पर स्प्रे करना है, और ये हर कट के बाद करना है। और हर कट का जो रिवाज होगा, जो तरीका होगा, वो ये होगा कि ये 50 दिन के काटने के बाद आपने फुल नीचे नहीं काटना, आपने कुछ तकरीबन 4 इंच नीचे छोड़ देना है। इस 4 इंच नीचे छोड़ने का मतलब ये है कि इसकी जर्मिनेशन जो है, जो आगे ग्रोथ जो है, वो मुसलसल रहेगी और अगला कट जो है वो आपका जल्दी आ जाएगा। अगले कट के अंदर भी आपने फौरी तौर पर पानी लगाने से पहले आपने यूरिया देना है और फिर 10 दिन के बाद आपने सुगराब का स्प्रे करना है। तो ये इसका एक तरीका है जो आप इसको करेंगे। इसके अंदर आमतौर पर जड़ी बूटियों के लिए पेंडीमेथिलीन का स्प्रे किया जाता है। अब पेंडीमेथिलीन जो है वो तमाम जो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां होंगी वो इसको ले बैठेंगी, और बेहतर तरीका यही है कि जो ही आप इसको लगा लें उसके फौरी बाद आप पेंडीमेथिलीन का स्प्रे कर दें, आपको निजात मिल जाएगी। बाद में चूंकि इसकी मुसलसल कटाई है तो जो ग्रास वीड्स होंगी उनका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, और उसके अंदर दुआएं लिखी होती हैं, और मेरा ख्याल ये है कि ये आपकी बड़ी मेहरबानी है और मेरी खुशकिस्मती है। आप लोगों ने कोई सवाल, रिलेटेड सवाल, यानी जिस टॉपिक पर बात हो रही है उसके ऊपर आप अपने कमेंट्स के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उसका जवाब दें, और ये ना करें कि बात मकई की हो रही हो और आप अल्फा के बारे में पूछ रहे हो या जानवर की मौत के बारे में पूछ रहे हो। जो रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में आप सवाल पूछें, हमें जवाब देकर बहुत खुशी होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।